हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। बोले तो डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। साथियों, पहली क्लास होने वाली है। बात करें तो साथियों, इस डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर से सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में? मिसाइलों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो आरपीएससी के द्वारा बार बार सवाल पूछा जाता है, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई? जैसे मिसाइलें क्या होती हैं, किस प्रकार से काम करती हैं, सारी की सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आज की क्लास। तो यहाँ पर से अपन देखें क्या, रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में अपन देखेंगे, मिसाइलों के बारे में। किसके बारे में देखेंगे मेरे भाई? मिसाइलों का एक विस्तृत परिचय अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो मेरे भाई मिसाइल क्या होती है, तो याद रखना मिसाइल एक प्रकार का क्या है मेरे भाई, अस्त्र होता है। ठीक है, अस्त्र और शस्त्र के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। और दूसरा बात करें मेरे भाई, यह एक स्वचालित पायलट रहित हथियार प्रणाली है। याद रखना इसका जो इस्तेमाल होता है वार हेड, बोले तो साथियों बम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया जा सकता है। जैसे भारत से साथियों पाकिस्तान के ऊपर से, जैसे अपन बिंदु ए से आ जाता है और बिंदु बी के ऊपर से साथियों यहाँ पर से बम को ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इतना समझ में आ चुका होगा कि मिसाइल क्या होती है, किस प्रकार से काम करती है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे आगे। अब देखते हैं मेरे भाई कि अस्त्र और शस्त्र में दोनों में फ़र्क क्या होता है। अस्त्र के बारे में बात करें तो मेरे भाई ऐसे हथियार जिनका इस्तेमाल गतिशील अवस्था में होता है, जैसे मिसाइल आ जाती है। दूसरा बात करते हैं शस्त्र, वे हथियार जिनका इस्तेमाल स्टैटिक अवस्था में होता है, जैसे अपन टैंक बोल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना मेरे भाई, अस्त्र क्या होता है, शस्त्र क्या होता है, दोनों समझ में आ चुके होंगे। अब बात करते हैं मेरे भाई, एक मिसाइल होती है, उस मिसाइल के प्रमुख भागों के बारे में। तो देखो साथियों, मिसाइल के अंदर से कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में बात करें तो मिसाइल होती है साथियों, उसके प्रमुख रूप से 5 भाग आपको देखने को मिल जाते हैं। पहले नंबर का बात करें तो मेरे भाई नाम आ जाता है प्रणोदक तंत्र आ जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, वार हेड आ जाता है। वार हेड बोले तो साथियों यहाँ पर से बम होता है, जैसे परमाणु बम बोल सकते हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसको अपन बोल सकते हैं वार हेड बोलते हैं। तीसरा बात करें मेरे भाई, पहला दूसरा हो गया, तो तीसरा बात करें तो साथियों कहता है निर्देशन तंत्र। इसको बोल सकते हैं अपन साथियों गाइडेड सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इसको निर्देश देता है कि कहाँ पर से जाना है, कहाँ पर से गिरना है। ठीक है, दूसरा बात करें, चौथा आता है मेरे भाई टर्मिनल तंत्र, आपको देखने को मिल जाता है, इसको अपन आगे डिटेल में देख लेंगे। और पांचवा आता है मेरे भाई की एरोडायनेमिक विशेषताएं, किस प्रकार से डिजाइन होनी चाहिए एक मिसाइल की, वो आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर से आपके पास में से पांचों चीज़ें लिखी गई हैं। प्रणोदक तंत्र आ गया, वार हेड आ गया, निर्देशन तंत्र आ गया, टर्मिनल आ गया और एरोडायनेमिक्स विशेषताएं आपको देखने को मिल जाती हैं। अब अपन इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रणोदक तंत्र के बारे में। प्रणोदक तंत्र बात करें तो मेरे भाई यह मिसाइल को ऊपर की ओर, मतलब तो साथियों थ्रस्ट प्रदान करने में प्रदान करती है, मतलब कि धक्का देने में प्रदान, मतलब ये काम करती है। दूसरा बात करें, इसमें से विस्फोटक पदार्थ प्रणोदक तेजी से जलकर साथियों अत्यधिक ताप और दाब वाली गैस पैदा करते हैं, जिससे साथियों क्या होती है, मिसाइल आगे बढ़ती है। दूसरा बात करें तो साथियों यहाँ पर से इस प्रणोदक के अंदर से कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ईंधन आ गया और साथ में आपको अक्षय कारक देखने को मिल जाते हैं। दूसरा बात करें तो मेरे भाई जो प्रणोदक तंत्र होता है, ये याद रखना मिसाइल तंत्र के अंदर से न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है एक्शन रिएक्शन का, मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है। याद रखना ये धक्का नीचे की तरफ लगाएगा और मिसाइल ऊपर की तरफ लगाएगी, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो प्रणोदक तंत्र के बारे में आपको पता चल चुका होगा। अब बात करते हैं मेरे भाई जो दूसरा जो पार्ट था, कौन सा, वार हेड। वार हेड के बारे में बात करते हैं। देखो साथियों, यह एक हथियार है जिसे साथियों मिसाइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। मतलब कि साथियों जो मिसाइल होती है वो उसकी सवारी होता है वार हेड। मतलब कि साथियों जैसे मिसाइल के अंदर से आगे वाला जो पार्ट के अंदर से जो बम रखा जाता है वो होता है यहाँ पर से, तो इसको ले जाने के लिए काम आता है मेरे भाई। दूसरा बात करें, देखो साथियों यहाँ पर से आपने देख लिया दो प्रकार का वार हेड हो सकता है। कौन कौन सा, एक तो परंपरागत हथियार होता है, दूसरा बात करें मेरे भाई न्यूक्लियर वेपन हो सकता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, तीसरा जो आता है वो आता है निर्देशन तंत्र। निर्देशन तंत्र क्या होता है मेरे भाई, ये एक मिसाइल होती है, उस मिसाइल का दिमाग होता है। मुख्य रूप से बात करें तो साथियों ये मिसाइल का वह भाग होता है जो इसे साथियों स्वचालित बनाता है तथा संपूर्ण मिसाइल प्रक्रिया को क्या करता है मेरे भाई, कंट्रोल करता है। ये याद रखना। ठीक है, और बात करें मेरे भाई, ये जो निर्देशन तंत्र होता है ये मिसाइल की दिशा तय करता है। इसके अंदर से प्रमुख तकनीकों के बारे में बात करें तो रडार आ गया, लेजर आ गया, आईआर आ गया, जीपीएस आ गया और एनएवी आईएसी आ गया और एआई सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। तो मुख्य रूप से बात करें तो साथियों जो निर्देशन तंत्र होता है
या फिर गाइडेंस सिस्टम होता है साथियों, ये क्या होता है, ये दिमाग होता है किसका, एक मिसाइल का। ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। चौथा बात करते हैं, चौथा आता है मेरे भाई कौन सा, टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम। टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम क्या होता है मेरे भाई कि मिसाइल तंत्र का वह भाग जो लक्ष्य की सटीकता को सुनिश्चित करता है। तो याद रखना है मेरे भाई, वो आपको देखने को मिल जाता है। इसी तंत्र के कारण साथियों मिसाइल अपने लक्ष्य पर अचूक आक्रमण कर पाती है। मतलब कि साथियों टारगेट कर दिया कि साथियों पाकिस्तान के ऊपर से ये मिसाइल जानी चाहिए, तो पाकिस्तान के ऊपर से आएगी एकदम फिक्स वहीं पर जाकर गिरेगी। तो ये काम करता है टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम। ठीक है, चार चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। पांचवा बात करते हैं। पांचवा आता है मेरे भाई एरोडायनेमिक विशेषताओं के बारे में अपन बात करते हैं। एरोडायनेमिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो साथियों यह विशेषताएं मिसाइल के वायुमंडलीय गमन गति को आसान बनाती है। किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन सा मेटल का यूज होना चाहिए, कहाँ पर से किसका चीज़ का यूज होना चाहिए, वो इसमें से आपको देखने को मिलता है। प्रमुख रूप से बात करें तो मिसाइल का यहाँ पर से आपको विशेष आकार देखने को मिलेगा। शीर्ष भाग का नुकीला या फिर गोल होना, ये भी यहाँ पर से एरोडायनेमिक्स विशेषताओं के अंदर से आ जाती हैं। दूसरा बात करते हैं ताप प्रतिरोधक और अग्नि प्रतिरोधक मिश्र धातुओं का प्रयोग भी आपको देखने को मिलता है। फिन्स और विंग्स की उपस्थिति कहाँ पर से लगानी है, वो यहाँ पर से एरोडायनेमिक विशेषताओं के अंदर से आपको देखने को मिल जाती है। मोटा मोटी तौर पर बात करें तो मेरे भाई एरोडायनेमिक्स विशेषताएं वो होती हैं जो एक मिसाइल का एक स्ट्रक्चर तैयार करती है, मतलब कि किस प्रकार से उसका डिज़ाइन तैयार करना है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई जो मिसाइलें होती हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो ये रहा मेरे भाई यहाँ पर से आपको मिसाइलों का वर्गीकरण। मिसाइलों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें से बात करें देखो साथियों कौन कौन सा आता है। पहला तो आता है प्रेक्षक पक्ष के आधार पर, दूसरा बात करें मेरे भाई रेंज या फिर मारक क्षमता के आधार पर, या फिर तीसरा आता है मेरे भाई लॉन्च पैड के आधार पर, और एक आता है मेरे भाई हथियार के आधार पर। इस प्रकार से अपन चार भागों में इसको देखने वाले हैं। ठीक, अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि प्रेक्षक पथ के आधार पर अपन देखते हैं किस प्रकार से प्रक्षेपण पथ के आधार पर इनको डिजाइन किया जाता है। तो ये रहा मेरे भाई यहाँ पर से प्रक्षेपण पथ के आधार पर। तो देखो साथियों यहाँ पर से जो प्रक्षेपण पथ के आधार पर मिसाइलें कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है मेरे भाई, बेसाल्टिक मिसाइल, दूसरा क्रूज मिसाइल, और तीसरा बात करें तो अर्ध बेसाल्टिक मिसाइल आपको देखने को मिल जाती हैं। थोड़ा सा याद रखना। अब देखो साथियों यहाँ पर से क्या होती है, बेसाल्टिक मिसाइल यह वायुमंडल से बाहर जाकर साथियों परवलयाकार पथ में लक्ष्य पर आती है। जैसे आपको यहाँ पर से इस प्रकार से दिखाया गया है, इस डायग्राम को अगर आप देख लोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, दूसरा बात करें क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या करते हैं मेरे भाई, यह पृथ्वी की सतह के समांतर वायुमंडल के भीतर उड़ान भरती हैं। ये भी थोड़ा सा याद रखना। अब दूसरा जो आता है अर्ध बेसाल्टिक मिसाइल। अर्ध बेसाल्टिक मिसाइल वो होती हैं जो साथियों क्रूज मिसाइल और बेसाल्टिक मिसाइल के मध्य से जो एक गमन होता है, मतलब कि इसका जो पथ होता है बेसाल्टिक और क्रूज के मध्य का होता है। याद रखना जैसा यहाँ पर से दिखा रखा है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन बेसिक जानकारी और देख लेते हैं, जैसे मिसाइल प्रौद्योगिकी के जनकों के बारे में। तो मिसाइलों का जो पिता कहा जाता है विश्व में, तो याद रखना वर्नन वान ब्राउन को कहा जाता है, जो जर्मनी के थे। भारत में मिसाइलों का पिता किसको कहता है साथियों, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और मिसाइल लेडी ऑफ इंडिया साथियों किसको कहा जाता है, डॉक्टर टेसी थॉम्स को कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, बेसिक जानकारी है। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई, जैसे आपने सबसे पहले जो मिसाइल देखी थी कौन सी देखी थी, यहाँ पर से बेसाल्टिक मिसाइल के बारे में बात हो रही। तो यहाँ पर से आपको वायुमंडल के बारे में अपन देखा था। वायुमंडल के अंदर से किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, तो एक आता है मेरे भाई कौन से आते हैं, उस रेखा के बारे में बात याद रखना मेरे भाई, कार्बन रेखा का नाम आता है। कार्बन रेखा क्या होती है मेरे भाई, तो याद रखना कार्बन रेखा पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के बीच एक काल्पनिक सीमा होती है, जैसे इस प्रकार से दिखा रखा है। याद रखना ये जो का है कार्बन रेखा है, याद रखना है, जो पृथ्वी से लेकर ये 100 किलोमीटर तक मानी जाती है। यह समुद्र तल से साथियों 100 किलोमीटर दूरी, मतलब कि साथियों 62 मील तक की ऊंचाई पर स्थित होती है। यह रेखा साथियों, इस रेखा को अंतरिक्ष स्तर पर यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है कि इस रेखा के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत की मान्यता दी जाती है, मतलब कि इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको अंतरिक्ष बोला जाता है। थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, जो आती है साथियों यहाँ पर से कक्षाओं के बारे में। अंतरिक्ष की बात हो रही तो साथियों कक्षा क्या होती है, कक्षा एक निश्चित पथ जिस पर साथियों कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है उसको कहा जाता है। यह पथ साथियों गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा निर्धारित रहता है।
ठीक है, ये भी याद रखना। दूसरा बात करें, विभिन्न प्रकार के उपकरणों को उनके उद्देश्य के अनुसार अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं तो ये अपन पढ़ रहे हैं। आगे अपन देखेंगे मेरे भाई, ऊंचाई के आधार पर जो कक्षाएं होती हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे आपके पास में पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी से 100 किलोमीटर पर चलोगे तो साथियों जाती है कौन सी, कार्बन रेखा जाती है। बाद में ऊपर चलोगे 2000 किलोमीटर के पर साथियों कौन सी आती है, निम्न भू कक्षा जाती है। और बाद में साथियों ऊपर चलोगे तो साथियों 35,786 किलोमीटर पर चलोगे तो साथियों मध्य भू कक्षा जाती है। और एक और आती है मेरे भाई कौन सी, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी, दूसरी आ जाती है उच्च भू कक्षा जाती है। और बाद में आती है साथियों ग्रेवयार्ड कक्षा आपको देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी याद रख लेना। अब बात करते हैं मेरे भाई कक्षाओं की ऊंचाई किस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर से आपको देखोगे तो जो ऊपर वाला जो आपने देख रहे हो इसको देख लोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। अब देखते हैं मेरे भाई जो झुकाव कोण के आधार पर कक्षाओं का वर्गीकरण है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो साथियों, कक्षाओं को उनके झुकाव कोण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी वे भूमध्य रेखा के सापेक्ष किस कोण पर हैं वो आपसे पूछा जाता है। देखो मुख्य रूप से बात करें तो ध्रुवीय कक्षा आती है, एक आती है साथियों भूमध्य रेखीय कक्षा आपको देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं ध्रुवीय कक्षा जो पृथ्वी पर पैनी नजर रखती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। यह कक्षा साथियों पृथ्वी के ध्रुव के ऊपर से गुजरती है, याद रखना। ऊंचाई के बारे में बात करें तो सामान्यतः साथियों 600 से लेकर 2000 किलोमीटर तक होती है। इसका जो उपयोग बात करें तो साथियों पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और साथियों रिमोट सेंसिंग के लिए आदर्श होती है, मानी जाती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई सूर्य तुल्यांकी कक्षा के बारे में बात करें। यह एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा होती है जिसमें से साथियों उपग्रह हमेशा एक ही स्थानीय सौर समय पर किसी स्थान के ऊपर से गुजरता है, याद रखना है। ठीक है, और बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी भू स्थिर कक्षा के बारे में। आकाश में एक स्थिर बिंदु आपको देखने को मिलता है। यह साथियों 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थित होती है, याद रखना। इस कक्षा में साथियों उपग्रह पृथ्वी से देखने पर दिखाई देता है, या मतलब कि देखने पर स्थिर दिखाई देता है, याद रखना। इसका जो उपयोग होता है वो कम्युनिकेशन और साथियों मतलब कि ब्रॉडकास्टिंग उपग्रह के अंदर से यूज होता है। दूसरा बात करते हैं भूतुल्यांकी कक्षा के बारे में। तो साथियों 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई भी कक्षा जिसका झुकाव साथियों 0 डिग्री होना आवश्यक नहीं हो वो आपसे पूछा यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से जो ऊपर चीज़ें अपन देखी वो बेसिक जानकारी देखी। अब देखते हैं साथियों प्रक्षेपण पथ के आधार पर मिसाइलों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। ये अपन ऊपर देख कर आए थे साथियों, बेसाल्टिक मिसाइल देख कर आए थे, साथ ही अपन देख कर आए क्रूज मिसाइल देख कर आए थे, अर्ध बेसाल्टिक मिसाइल देख कर आए थे। ये चीज़ें अपन देख चुके हैं मेरे भाई। अब साथियों अपन देखो यहाँ पर से वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर से सबसे पहले बात करते हैं बेसाल्टिक मिसाइलों के बारे में। तो बेसाल्टिक मिसाइल है मेरे भाई, इनका जो गुरुत्वाकर्षण पथ पर किस प्रकार से निर्णय होता है। तो साथियों ये एक परवलय पथ पर गमन करती हैं, याद रखना। यह मिसाइल एक बार वायुमंडल से बाहर जाती है और फिर साथियों क्या करती है, पुनः यहाँ पर से लक्ष्य प्रवेश प्राप्त करने के लिए साथियों क्या करती है, वापस उसमें से अंदर आती है। मतलब कि जैसे यहाँ पर से आपको क्या हुआ, ये वायुमंडल से बाहर गई और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोबारा से वायुमंडल के बाहर आती है, मतलब के अंदर आती है। इस प्रकार से गमन करती है। दूसरा बात करें, यह अपने पथ के बड़े हिस्से में गुरुत्वाकर्षण की नियम की पालना करती है, याद रखना है। ये चीज़ तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा बात करें, इसमें से प्रक्षेपण के लिए साथियों रॉकेट इंजन का इस्तेमाल होता है, याद रखना है। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि कौन सी मिसाइल है जो मतलब कि एक बार वायुमंडल को उससे बाहर जाती है फिर वापस वायुमंडल के अंदर से प्रवेश करती है। तो साथियों वो याद रखना बेसाल्टिक मिसाइल है, ठीक है, और जो गुरुत्व आकर्षण के नियमों का पालना करती है। अब देखते हैं मेरे भाई की जो बेसाल्टिक मिसाइल होती है इसको 3 चरणों में अपन देखते हैं। तो साथियों एक बेसाल्टिक मिसाइल की उड़ान के अंदर से साथियों 3 चरण आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी हैं देखो साथियों, सबसे पहले यहाँ से अपन इसको क्या करते हैं साथियों, लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद में साथियों यहाँ पर से जो होता है, जो पहला फेज होता है उसको साथियों बूस्ट फेज कहा जाता है। बूस्ट फेज की जो अवधि होती है मेरे भाई 3 से 4 मिनट होती है और रडार द्वारा पकड़ना मुश्किल होता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आता है फ्री फ्लाइंग जोन आता है, फेज आता है। तो साथियों इसमें से क्या आता है, फ्री फ्लाइट जोन के अंदर से बात करें तो इसकी जो अवधि होती है 10 से 15 मिनट होती है। रडार द्वारा पकड़े जाने की सर्वाधिक संभावना आपको देखने को मिल जाती है। फिर बात करते हैं मेरे भाई तीसरा जो आता है टर्मिनल फेज। टर्मिनल फेज में के अंदर से क्या होता है, इसकी जो अवधि होती है वो 2 से 3 मिनट होती है और गुरुत्व के कारण साथियों गति बहुत तेज हो जाती है जिससे रडार का पकड़ना बहुत मुश्किल हो पाता है, ठीक है।
तो ये आपने क्या देखा, एक बेसाल्टिक जो मिसाइल होती है उसको किस प्रकार से उड़ाया जाता है, किस प्रकार से चीज़ें आपको याद रखना है। 3 फेज़ों के अंदर से उड़ती है। कौन कौन सा? बूस्ट फेज़, फ्री फ्लाइट जोन आता है, तीसरा आता है साथियों टर्मिनल फेज़ आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं मेरे भाई जो क्रूज मिसाइल आती है। क्रूज मिसाइल होती है, क्या होती है मेरे भाई, धरती के समानांतर उड़ती है। याद रखना, ये कम ऊंचाई पर उड़ान वाली मिसाइलें होती हैं। ये अपने पथ में हवाई जहाज की तरह साथियों जेट इंजन का उपयोग करती हैं। कौन सा है? जेट इंजन का प्रयोग इसमें से किया जाता है। जबकि जो बेसाल्टिक मिसाइल होती है उसमें से साथियों किसका प्रयोग करते हैं? रॉकेट इंजन का प्रयोग होता है। दूसरा बात करें कम ऊंचाई पर उड़ने और साथियों पेतरेबाजी की क्षमता के कारण साथियों ने क्या कर सकता है साथियों, रडार से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा बात करते हैं ये गुरुत्वाकर्षण के नियमों का पालना नहीं करते हैं। जैसे आपने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा ना, इस प्रकार से चली जाती है वो। जैसे आज को लॉन्च किया गया, फिर ये जैसे पहाड़ आ गया तो पहाड़ के ऊपर से ऊपर चली गई, फिर वापस नीचे आ गई, फिर दोबारा से चोटी आ गई तो दोबारा ऊपर चली गई। इस प्रकार से इनको लॉन्च किया जाता है। मतलब कि आपने 2 चीज़ें देख ली। अब देखते हैं साथियों कि क्रूज मिसाइल और बेसाल्टिक मिसाइल में थोड़ा सा अपन डिफरेंस देख लेते हैं। ये रहा आपके पास में बेसाल्टिक बनाम क्रूज मिसाइल का एक तुलनात्मक विवरण आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं इसका जो पथ होता है। बेसाल्टिक मिसाइल का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है और क्रूज मिसाइल का जो पथ होता है साथियों भू समांतर आपको देखने को मिलता है। ऊंचाई के बारे में बात करें तो अत्यधिक ऊंचाई होती है, बहुत कम ऊंचाई इसमें से देखने को मिलती है। इंजन के बारे में बात करें तो रॉकेट इंजन इसमें से होता है और क्रूज मिसाइल में बात करें तो जेट इंजन इसके अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बात करें मेरे भाई इसका जो पथ कंट्रोल है उसके बारे में बात करते हैं। तो पूर्व में निर्धारित होता है और बाद में बात करें तो साथियों जो क्रूज मिसाइल होती हैं उसको लॉन्च के बाद में बदला जा सकता है। सपोज करो आपके पास में से एक टैंकर है, इस टैंकर के ऊपर से जो क्रूज मिसाइल है वो दागी जाती है और ये टैंकर यहाँ से चलकर यहाँ चला गया, तो साथियों अपन जो पथ है उस पथ को अपन चेंज कर सकते हैं, तो इसके ऊपर जा सकता है। जबकि जो बेसाल्टिक मिसाइल होती हैं तो जहाँ पर से अपन ने एम कर दिया ना मेरे भाई, तो वो वहीं पर जाएंगे, उसको अपन पथ को चेंज नहीं कर सकते लॉन्च के बाद में। दूसरा बात करें रडार का पकड़ में बात करें तो साथियों जो फ्री फ्लाइट में जोन होता है उसमें से अपन आसानी से पकड़ सकते हैं और जो क्रूज मिसाइलें होती हैं उनको साथियों बहुत मुश्किल होता है पकड़ना। वजन और आकार के बारे में बात करें तो साथियों बड़ा और भारी आपको देखने को मिलता है और जो क्रूज मिसाइलें होती हैं वो छोटा और हल्की होती हैं, याद रखना है। उदाहरणों के बारे में बात करें तो पृथ्वी और अग्नि ये दोनों के दोनों साथियों बेसाल्टिक मिसाइल हैं। वहीं क्रूज मिसाइल के उदाहरणों के बारे में बात करें तो ब्रह्मोस और निर्भय आपको देखने को मिल जाते हैं। इनके बारे में अपन अलग से डिटेल में चर्चा कर लेंगे मेरे भाई। अब बात करते हैं मेरे भाई जो गति के आधार पर क्रूज मिसाइलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो साथियों वर्गीकरण है वो मेक नंबर के आधार पर किया जाता है। याद रखना एक मेक बराबर क्या आता है मेरे भाई, ध्वनि की गति होती है जो 3.343 मीटर प्रति सेकंड होती है, यहाँ पर से याद रखना। सबसे पहले बात करें सबसोनिक जो मिसाइल होती है तो साथ ही यहाँ पर से इसकी जो मेक होती है वो संख्या एक से भी कम आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण बात करें निर्भय आ गया। दूसरा बात करते हैं सोनिक, तो साथियों इनकी जो मेक संख्या होती है 1 होती है। सुपरसोनिक बात करें तो मेरे भाई सुपरसोनिक की होती है वो 1 से 5 होती है। उदाहरण बात करें तो ब्रह्मोस होता है। ठीक, हाइपरसोनिक बात करें तो साथियों इसकी जो मेक होती है साथियों तो यहाँ पर से क्या होती है, याद रखना 5 से 10 होती है। जैसे उदाहरण बात करें तो आ जाता है यहाँ पर से कौन सा आता है, ब्रह्मोस 2 और सोपन आ जाता है। दूसरा बात मेरे भाई बात करें तो आ जाता है हाइपरसोनिक आता है जिसकी मेक संख्या क्या होती है मेरे भाई 10 से अधिक होती है, याद रखना है। ठीक है, मोटा मोटी तौर पर बात करें तो साथियों जो क्रूज मिसाइलें होती हैं उनका जो वर्गीकरण किया जाता है वो मेक नंबर के आधार पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अर्ध बेसाल्टिक मिसाइल के बारे में अपन बात करते हैं। बेसाल्टिक देख चुके, क्रूज देख चुके, अब इसके जो बीच में से आती है मेरे भाई वो कौन सी आती है, अर्ध बेसाल्टिक आपको देखने को मिल जाती है। ये देखो साथियों क्या होती है कि इसमें से दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये मिसाइलें साथियों बेसाल्टिक और क्रूज दोनों के गुणों को धारण करती हैं, याद रखना। बेसाल्टिक की तरह साथियों अधिक वजन की हैवी वजन ले जा सकती हैं। क्रूज के साथियों अपने साथियों क्या करते हैं, अपने पथ में पेतरेबाजी कर सकती हैं, याद रखना है। ठीक है, और बात करें तो मेरे भाई यह बेसाल्टिक से कम और क्रूज से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरती है जिसे साथियों इसको ट्रैक करना मुश्किल होता है, याद रखना। इनके बारे में बात करें तो साथियों कौन कौन से उदाहरणों के बारे में बात करें तो परले आ गई, परले मिसाइल आ गई। दूसरा बात करें तो साथियों परले मिसाइल है वो भारत की साथियों कौन सी आती है, पहली बेसाल्टिक मिसाइल आपको देखने को, अर्ध बेसाल्टिक मिसाइल आपको देखने को मिल जाती है, याद रखना है। ठीक है, ये अपन तीनों देख चुके हैं, बेसाल्टिक मिसाइल, अर्ध बेसाल्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल देख चुके हैं। अब बात करते हैं मेरे भाई जो मिसाइलों का वर्गीकरण है उसके बारे में अपन बात करते हैं, लॉन्च पैड के आधार पर बात करते हैं। देखो साथियों 2 प्रकार से आ जाता है। एक तो कौन सा आता है मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा लॉन्च पैड के आधार पर मिसाइल कहाँ से लॉन्च की गई है, जिसका उसका लक्ष्य कहाँ है। जैसे अपन साथियों सतह से सतह, हवा, जल आ जाती है।
दूसरा बात करें, रेंज परास के आधार पर डिवाइड की जाती है। मिसाइल अपने लक्ष्य को कितनी दूरी तक भेज सकती हैं। जैसे साथियों कम दूरी, मध्यम दूरी, आपको इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन किया जाता है। ठीक है, अब इसके आधार पर अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहले अपन पढ़ लेते हैं लॉन्च पैड के आधार पर। तो देखो साथियों, यहाँ पर से लॉन्च पैड के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे सतह से सतह आ गई, दूसरा जल से हवा आ गई, जल से सतह आ गई, जल से जल आ गई, हवा से सतह आ जाती है, हवा से हवा आ जाती है, और सतह से हवा आपको देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से इनका डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा सतह से सतह। सतह से सतह के बारे में बात करें तो देखो साथियों, इस प्रणाली की मिसाइलें सतह से लॉन्च होती हैं और सतह पर ही अपने लक्ष्य पर आक्रमण करती हैं। याद रखना, जैसे बात करें तो साथियों पृथ्वी श्रृंखला की जो मिसाइलें हैं, अग्नि श्रृंखला की, पार्ले और प्रहार, ये सतह से सतह पर वार करती हैं। याद रखना, जैसे यहाँ पर से पृथ्वी पर ही है और यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आता है हवा आधारित मिसाइलों के बारे में बात करते हैं। हवा से हवा जाती है, एक साथियों हवा से सतह आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके बारे में बात करें तो भारत ने हाल ही में अस्त्र नाम से अपनी पहली स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बनाई है, जो साथियों आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देती है। याद रखना। दूसरा बात करें हवा से सतह में साथियों, ये मिसाइलें लड़ाकू विमान, ड्रोन से लॉन्च होकर साथियों सतह पर लक्ष्य पर भेज देती हैं। जैसे ब्रह्मोस आ गया, ब्रह्मोस की भी कौन सी SU-MKI आ जाती है। दूसरा बात करें मेरे भाई, इसको इससे लॉन्च किया जाता है। दूसरा आता है साथियों हेमर मिसाइल, जो राफेल से लॉन्च होती है। दूसरा बात करें सोकेपल मिसाइल, तो साथियों ये राफेल से होती है। याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जल आधारित मिसाइलों के बारे में अपन बात करते हैं। जल आधारित मिसाइलों के बारे में बात करें तो साथियों जल से जले में आ जाती है। तो साथियों इसके अंदर से आपको क्या देखने को मिलेगा, जल से लॉन्च होकर जल में ही साथियों लक्ष्य भेज देती है। जैसे साथियों बात करें तो टोरपीडो, टोरपीडो क्या होती है मेरे भाई कि पृथ्वी पानी के अंदर गमन करती है। याद रखना। दूसरा धनुष आ जाती है, पृथ्वी 3 आ जाती है। ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ये टोरपीडो बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टोरपीडो क्या है मेरे भाई, जल से जल में वार करने वाली मिसाइल आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करते हैं जल से सतह में बात करें तो साथियों पनडुब्बी या फिर युद्धपोत से लॉन्च होकर सतह पर हमला करती है। याद रखना, जिसमें से भारत की K श्रृंखला की मिसाइलें SLBM आ जाती है मिसाइलें, और दूसरे बात करें K-15 संगरिका, और K-4, K-5 और K-6 आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करें जल से हवा में बात करें तो जलपोत से लॉन्च होकर साथियों हवाई लक्ष्य को भेजती हैं। इसमें से चर्चा करें तो साथियों बराक 8 आ जाती है, जो निर्भय मिसाइल का जल सेना संस्करण आपको देखने को मिल जाता है, निर्भय। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से अपन देखेंगे रेंज या फिर परास के आधार पर वर्गीकरण। पहला अपन ने किसके बारे में देखा, सतह से देखा। अब साथियों सबसे पहले कौन सा आता है, शॉर्ट रेंज, मतलब कि कम दूरी की। इसमें से बात करें तो साथियों परास जिनकी 1000 किलोमीटर से कम होती है, जिसमें से उदाहरण आती है अग्निवन, पृथ्वी श्रृंखला, ब्रह्मोस आ जाती है। पृथ्वी श्रृंखला ये एक ही है, याद रखना है। दूसरा बात करें मीडियम रेंज की, जिनकी परास साथियों 1000 से 2500 किलोमीटर तक होती है, जिसमें से अग्नि सेकंड आ जाती है, और अग्नि P आ जाती है, और ब्रह्मोस 2 आ जाती है। दूसरा बात करते हैं इंटरमीडिएट रेंज के बारे में। इंटरमीडिएट रेंज के बारे में बात करें तो जिनकी जो रेंज होती है मेरे भाई 2500 किलोमीटर से लेकर साथियों 5000 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलती है, जिसमें से अग्नि 3 आ गई, अग्नि 4 आ गई, और अग्नि 5 आ जाती है। फिर बात करते हैं लॉन्ग रेंज की। तो लॉन्ग रेंज में कौन सी आगे जिनकी परास होती है साथियों 5000 से ज़्यादा, जिसमें से अग्नि 6 आ जाती है, और K-6 आपको देखने को मिल जाती है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो ये वर्गीकरण आप देख चुके हो कौन कौन सा, एक तो रेंज पर था, और दूसरा बात करें मेरे भाई यहाँ पर से सतह से आता था। अब बात करते हैं मेरे भाई भारत का मिसाइल विकास कार्यक्रम के बारे में हम बात करते हैं। इसमें से आपको देखने को मिलेगा कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर से आपको देखने को मिलेगा, जिसको अपन बोल सकते हैं कि स्वामित्व निर्देशन परीक्षा पत्र विकास कार्यक्रम की अपन बात करते हैं। ठीक है, इसमें से बात करें तो साथियों भारत का ये अब तक का साथियों सबसे महत्वाकांक्षी मिसाइल विकास कार्यक्रम था, याद रखना है। दूसरा बात करें DRDO के तहत साथियों प्रारंभ किया जाता है। किसके निर्देशन में, तो याद रखना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इसको प्रारंभ किया जाता है। कब किया जाता है, 26 जुलाई 1983 को किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, और ये समाप्त कब होता है मेरे भाई, तो इसकी जो समाप्ति की घोषणा होती है 8 जनवरी 2008 को, याद रखना है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से IGMDP के उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है क्षेत्रीय शक्ति संतुलन स्थापित करना। दूसरा बात करें मेरे भाई निवारक क्षमता अर्जित करना, ताकि युद्ध हो
ही नहीं। ये भी याद रखना है मेरे भाई कि पहले वाले को डर लगने लग जाए कि इसके पास में तो ये हथियार है तो लड़ाई करेगा नहीं अगला। दूसरा बात करें आत्मनिर्भरता अर्जित करना, ये भी आपका उद्देश्य देखने को मिल जाता है। 3 उद्देश्य हैं, याद रख लेना। अब बात करते हैं मेरे भाई IGMDP के 5 स्तंभों के बारे में अपन बात करते हैं। तो पटना के नाम से आपको याद रखना है कौन कौन सी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश याद रखना है। पृथ्वी से P आ गया, अग्नि से A आ गया, त्रिशूल से T आ गया, N से नाग आ गया और T से A से साथियों आकाश आ गया। तो पटना के हिसाब से इसको याद रख लेना, ठीक। तो इसको अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं पृथ्वी के बारे में। तो देखो साथियों, पृथ्वी मिसाइल श्रृंखला के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करें तो इसका जो प्रकार था वो कैसा था, सतह से सतह, मतलब कि सरफेस टू सरफेस आ जाती है। बेसाल्टिक मिसाइलों के रूप में इसको शामिल किया जाता है। रेंज बात करें तो मेरे भाई शॉर्ट रेंज बेसाल्टिक मिसाइलें हैं इसमें से यूज होती हैं। आयुध के बारे में बात करें तो साथियों परंपरागत और परमाणु दोनों हथियारों को ले जाने में सक्षम है, याद रखना है। मुख्य तथ्य के बारे में बात करें तो यह IGMDP के तहत विकसित भारत की पहली मिसाइल थी, याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई पृथ्वी मिसाइल के 3 संस्करण अपन देखने वाले हैं, ठीक है। पहला बात करते हैं पृथ्वी 1। तो मेरे भाई यहाँ पर से सेना कौन करती है, थल सेना का संस्करण है, याद रखना। विकसित कब किया गया था, 1988 में विकसित किया गया था, याद रखना। इसकी जो रेंज होती है मेरे भाई 1500 किलो, मतलब कि 150 किलोमीटर जाती है। इसका जो पेलोड है मेरे भाई 1000 किलोग्राम है। दूसरा बात करते हैं पृथ्वी सेकंड। ये साथियों वायुसेना का संस्करण है, याद रखना। इसका जो विकास होता है 1996 में होता है। इसकी रेंज है वो 250 किलोमीटर आ जाती है। पेलोड मेरे भाई यहाँ पर से कितना देखने को मिलेगा, 750 किलोग्राम। पृथ्वी थर्ड बात करें तो जिसमें से अपन धनुष बोल सकते हैं। तो साथियों ये जल सेना का संस्करण है, याद रखना है। इसका जो विकास होता है 2000 में होता है। इसकी जो रेंज होती है वो 500 किलोमीटर होती है और इसका जो पेलोड होता है मेरे भाई 750 किलोग्राम होता है, याद रखना है। अच्छा सवाल यहाँ पर से पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से P का मतलब पता चल चुका है, पृथ्वी। अब आता है मेरे भाई किसके बारे में, आकाश मिसाइलों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करने का जो प्रकार है, सतह से हवा मिसाइल आपको देखने को मिल जाती है। बात करें तो साथियों भारत की वायु सुरक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, याद रखना है। इसकी गतियों के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये सुपरसोनिक केंद्र से आती हैं। इसकी जो स्पीड होती है वो मेक 2.5 होती है, याद रखना है। इनकी जो रेंज और पेलोड के बारे में बात करें तो मेरे भाई इनकी जो रेंज होती है वो 25 से 30 किलोमीटर होती है। इनका जो पेलोड होता है वो 55 किलोग्राम होता है। तकनीकी के बारे में बात करें तो मेरे भाई स्वदेशी, याद रखना, राजेंद्र। और दूसरा था मेरे भाई यहाँ पर से 3D रडार। और दूसरा बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलता है कौन सा, याद रखना मेरे भाई, रेम जेट इंजन का उपयोग होता है जो साथियों से सुपरसोनिक गति प्रदान करते हैं, याद रखना। ये तकनीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और बात करें मेरे भाई इनकी जो तुलना की जाती है वो अमेरिकी मिसाइल आती है, कौन सी, पेट्रियट मिसाइल से की जाती है, याद रखना। इनका जो जनक बात करें तो मेरे भाई याद रखना डॉक्टर प्रहलाद रामाराव को आकाश मिसाइल सिस्टम के जनक के रूप में जाना जाता है, याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। और बात करें तो मेरे भाई ऐतिहासिक महत्व के बारे में बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में आकाश मिसाइल प्रणाली ने पाकिस्तानी हमले को निषिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मतलब कि ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई आकाश मिसाइल अपन तकनीकों के बारे में बात करते हैं। आकाश मिसाइल का अपन नवीनतम अपग्रेडेशन भी देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर से सबसे पहले आता है आकाश NG, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन आपको देखने को मिलता है, उन्नत संस्करण है मेरे भाई, याद रखना है। दूसरा बात करें इसकी जो रेंज है वो 60 किलोमीटर है, ठीक है। मैत्री मिसाइल के बारे में बात करें तो भारत और फ्रांस का संयुक्त उपक्रम है, याद रखना है। इसकी जो रेंज है मेरे भाई 50 किलोमीटर है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आकाश प्राइम। ये साथियों हाई एल्टीट्यूड पर बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्नत संस्करण मानी जाती है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिखा रखा है, डॉक्टर प्रहलाद रामाराव को आकाश मिसाइल सिस्टम के जनक के रूप में जाना जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। आकाश के बाद में साथियों कौन सा आता है, त्रिशूल मिसाइल आता है। त्रिशूल मिसाइल के बारे में बात करें तो साथियों ये सतह से हवा में मार के लिए यूज होती है। इसकी गति बात करें तो सुपरसोनिक होती है। मारक क्षमता 9 किलोमीटर होती है। पेलोड भाई 5.5 किलोग्राम होता है। इसका उत्पादन 2008 में आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नाग मिसाइल आती है। नाग मिसाइल बात करें तो मेरे भाई यह IGMDP के तहत निर्मित एक एंटी टेक गाइडेड मिसाइल है, याद रखना। कौन सी है, एंटी टेक गाइडेड मिसाइल आ जाती है। यह तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है जो साथियों अवरक्त तरंगों की तकनीक पर आधारित है, याद रखना है, ठीक है। मतलब कि इंफ्रारेड IR का इसमें से यूज होता है। दूसरा बात करें मेरे भाई अवरक्त तरंगों के कारण यह अपने लक्ष्य का पीछा कर उसे नष्ट करती है, इसीलिए से इसको साथियों दागो और भूल जाओ
मिसाइल के रूप में भी जाना जाता है। मतलब कि साथियों उसको जैसे ही कोई भी मूवमेंट होता है उस मूवमेंट की तरफ ये चली जाती है। जैसे कोई टैंक है, इस टैंक की तरफ से चली जाती है, इंफ्रारेड का यूज़ होता है। इसकी जो मारक क्षमता है मेरे भाई 4.7 किलोमीटर होती है सामान्य। अभी वर्तमान में बात करें तो मेरे भाई 7 से 9 किलोमीटर तक आपको देखने को मिल जाती है। और बात करते हैं मेरे भाई जो नाग मिसाइल है उसका प्लेटफॉर्म और संस्करणों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है नामिका। इस मिसाइल के लॉन्च प्लेटफॉर्म को साथियों नामिका कहा जाता है। याद रखना यह नाग मिसाइल का वाहन है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई हेलिना के बारे में। यह नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर संस्करण है, याद रखना है। इसे साथियों हेलीकॉप्टर से दुश्मन के टैंक को दागा जाता है, याद रखना है, ठीक है। इस नामिका के बारे में बात करें तो मेरे भाई देखो साथियों यहाँ पर से देखने को मिलेगा एन ए के अंदर से साथियों नाग मिसाइल आ जाती है। दूसरा बात करते हैं एम आई तो साथियों मिसाइल आ जाती है। और सी ए से क्या जाती है मेरे भाई कैरियर, मतलब कि नाग मिसाइल का वाहन आ जाती है। वहीं पर साथियों हेलिना के बारे में बात करें तो हेलिना से साथियों तो यहाँ से क्या आएगा हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। और NAG बात करें तो साथियों हेलीकॉप्टर नाग आपको देखने को मिल जाते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं हेलिना के संस्करण, मतलब कि साथियों यहाँ पर से कौन कौन से संस्करण हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। हेलिना के आपको 2 संस्करण देखने को मिलेंगे, ध्रुवास्त्र और रुद्रास्त्र आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ध्रुवास्त्र के बारे में। तो साथियों भारतीय वायुसेना के अंदर से साथियों हेलिना संस्करण को ध्रुवास्त्र कहा जाता है। इसे साथियों ध्रुव हेलीकॉप्टर पर इस्तेमाल करती है। दूसरा बात करते हैं भारतीय सेना में साथियों जो हेलिना संस्करण को साथियों रुद्रास्त्र कहती है, याद रखना। इसे साथियों रुद्र हेलीकॉप्टर पर इस्तेमाल करती है, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। एक तो कौन सी करती है, एक तो इंडियन आर्मी करती है, एक इंडियन एयरफोर्स करती है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं मेरे भाई अग्नि श्रृंखला मिसाइल के बारे में। यह साथियों भारत की IGMDP के तहत साथियों निर्मित एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल श्रृंखला के अंदर से आती है, याद रखना है। यह भारत की सर्वाधिक उन्नत और लंबी दूरी की साथियों क्या आती है बेसाल्टिक मिसाइल है, याद रखना है। इसका जो निर्माण होता है DRDO ने, और तथा इसमें से साथियों नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करके साथियों इसको सटीकता को बढ़ाया गया है, याद रखना। इस मिसाइल में साथियों ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। यह पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के हथियारों में ले जाने में सक्षम है, याद रखना मेरे भाई ये भी। अब बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा अग्नि मिसाइलों के बारे में। तो देखो साथियों अग्नि फर्स्ट है वो इसको कब बनाया गया, 1989 में बनाया गया। इसकी जो मारक क्षमता वो 750 किलोमीटर है। ये साथियों कम दूरी की बेसाल्टिक मिसाइल होती है, याद रखना है। अग्नि सेकंड 1999 में बनाएगा, 2000 से साथियों 2500 किलोमीटर तक आती है। ये मध्यम दूरी के साथियों बेसाल्टिक मिसाइल है, याद रखना। दूसरा बात करते हैं अग्नि प्राइम, ठीक है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक आ जाती है। अग्नि सेकंड का साथियों उन्नत संस्करण है। यह भारत की पहली कनस्त्रीकृत, याद रखना मेरे भाई, कनस्त्रीकृत मिसाइल है जिसे साथियों सड़क और रेल में लॉन्च किया जा सकता है, याद रखना। कनस्त्रीकृत का मतलब होता है साथियों बाहर का आवरण अपन बोल सकते हैं, ठीक है। अग्नि फर्स्ट देख ली, अग्नि सेकंड देख ली, अग्नि प्राइम देख ली, फिर आता है साथियों अग्नि थर्ड। अग्नि थर्ड साथियों 2006 में बनाई गई थी। इसकी जो मारक क्षमता वो 3000 से 3500 किलोमीटर तक आती है। इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो साथियों मध्यमवर्ती श्रेणी में बेसाल्टिक मिसाइल है, ये भी याद रखना। अग्नि 5 के बारे में अग्नि फोर साथियों 2011 से 2015 में बनती है। इसकी जो मारक क्षमता वो 4000 किलोमीटर तक आ जाती है। अग्नि सेकंड का उन्नत और नेविगेशन आधारित संस्करण है, ये भी याद रखना है। अग्नि 5 के बारे में बात करें तो साथियों 2012 में बनती है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 5000 से साथियों 8000 किलोमीटर तक आ जाती है, ठीक है। पहले साथियों इसको ICBM माना जाता था, लेकिन साथियों भारत सरकार ने इसको यहाँ पर से कूटनीतिक कारणों से साथियों इसको किस में शामिल कर दिया गया, IRBM श्रेणी में शामिल किया गया है, याद रखना है। अब और बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से उन्नत तकनीकों के बारे में, जिसमें से कौन कौन सी हैं MIRV, और दूसरा आता है मेरे भाई अग्नि 6 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें, देखो साथियों MIRV की फुल फॉर्म है, ये याद रखना, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल होता है। इस तकनीक से साथियों एक ही मिसाइल पर एक से अधिक हथियार ले जाकर साथियों अलग अलग लक्ष्यों को भेद सकती है, ठीक है। अग्नि 5 मिसाइल है, इस तकनीक पर लगाई जाती है, याद रखना। जैसे सपोज करो एक सामान्य मिसाइल होती है वो एक ही टारगेट पर जाती है। एक टारगेट को यहाँ पर से क्या होता है कि साथियों दूसरा जो उनका रडार सिस्टम होता है उसको क्या कर देता है मेरे भाई, खत्म कर देता है। लेकिन साथियों IMIRV तकनीक है, ये क्या करती है साथियों एक के साथ ही जाएगी, लेकिन साथियों ये मल्टीपल चीज़ों मतलब क्या करते हैं मल्टीपल लक्ष्यों के ऊपर हमला कर सकती है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं अग्नि 6 के बारे में, सूर्या मिसाइल के बारे में। यह अग्नि श्रृंखला की सर्वाधिक उन्नत मिसाइल है, याद रखना।
ठीक है, याद। इसे दूसरा बात करें तो साथियों इसको सुपर ICBM भी कहा जाता है, याद रखना। इसमें भी साथियों MIRV तकनीक होती है, याद रखना। और इसके 2 संस्करण आपको देखने को मिलेंगे। पहला संस्करण है जिसकी रेंज है 8000 से 12000 किलोमीटर, और दूसरे की रेंज है 12000 से 16000 किलोमीटर। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक। अब बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, के श्रृंखला की मिसाइलों के बारे में। तो के श्रृंखला की मिसाइलों के बारे में बात करें तो भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता याद रखना है। के का अर्थ है मेरे भाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आपको याद रखना है। यह विशेष, ये इसके अंदर से बात करें तो यह विशेष प्रकार के साथियों बेसाल्टिक मिसाइल है, जिसमें से सबमरीन मतलब कि पनडुब्बी से साथियों उसको दागा जाता है, याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा SLBM मतलब कि सबमरीन लॉन्च बेसाल्टिक मिसाइल इसको कहा जाता है, याद रखना। ये मिसाइलें साथियों जल से धरातल पर आक्रमण करती हैं, याद रखना। दूसरा बात करें मेरे भाई, ये सभी परमाणु क्षमता से संपन्न होती हैं, ठीक है। और ये मिसाइलें भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं मेरे भाई जो के प्रकार की जो मिसाइलें होती हैं उनके बारे में। तो के श्रृंखला की मिसाइलों के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो साथियों, K-15 आ जाती है। तो K-15 का जो प्रकार है SRSLBM आ जाती है, जिसकी मारक क्षमता है वो 750 किलोमीटर आती है। वर्तमान में सेवा में है, याद रखना है, ठीक है। इसका जो अन्य नाम है वो भी थोड़ा सा याद रखना। अन्य नाम आ जाता है सांगरिका, शौर्य, इसको याद रखना। भूमि इसका संस्करण है। दूसरा बात करते हैं K4। K4 क्या मेरे भाई, IRSLBM है, इसका प्रकार है। और इसकी जो मारक क्षमता वो 3500 किलोमीटर है। ये वर्तमान में सेवा में है, याद रखना है, ठीक है। प्रोजेक्ट ब्लेक के तहत ये निर्मित है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। K5 के बारे में बात करें तो साथियों इसका जो प्रकार है वो आ जाता है LRSLBM आ जाता है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर है। ये साथियों क्या जाती है, निर्माण प्रक्रिया के अंदर से आती है, और उसी में साथियों MIRV युक्त है। दूसरा बात करते हैं K6 आती है, इसके अंदर से साथियों ये भी क्या है, इसमें से प्रकार तो सेम वही है, K5 जैसा ही है, लेकिन इसकी जो मारक क्षमता वो 6000 किलोमीटर आ जाती है। और सेम साथियों ये भी अभी क्या है, बन रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से अपन देखेंगे न्यूक्लियर टाइड के बारे में। तो के श्रृंखला की मिसाइलें भारत की परमाणु पनडुब्बियों, जिसमें से INS अरिहंत आ गया, INS अरिदमन आ जाता है, और दूसरा था मेरे भाई INS अरिघाट पर लगाई गई हैं, याद रखना। इसका जो महत्व होता है, ये मिसाइलें भारत को सेकेंड स्ट्राइक क्षमता प्रदान करती हैं, जिसका अर्थ होता है साथियों जवाबी परमाणु हमला। दूसरा बात करें, इन मिसाइलों के कारण साथियों भारत की जो है न्यूक्लियोटाइड देश बना है, ये भी याद रखना, ठीक है। दूसरा बात करें न्यूक्लियोटाइड क्या होता है मेरे भाई, एक ऐसा देश जो साथियों हवा, भूमि और जल तीनों जगहों से साथियों परमाणु हमले करने में सक्षम होता है, उसको कहा जाता है, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास अपनी ये समाप्त करते हैं। थोड़ा सा रिस्पॉन्स देना कि आपको साथियों जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से लगी, आपको हमारा कंटेंट किस प्रकार से लगा। जो आपकी जो टेक वाला कंटेंट है वो सारा का सारा तैयार है मेरे भाई। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता तो आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से उपलब्ध हो जाती है।